माफिया लब पार्ट 13। विक्रम के चेहरे पर पसीना था और आंखों में खून उतरा हुआ था। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतने जोर से जकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां के पोर सफेद पड़ गए थे। सामने वाली वैन की रफ्तार पागलपन की हद तक तेज थी। विक्रम ने अपनी लग्जरी कार का एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। इंजन की दहाड़ पूरे सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। तो बचकर नहीं जा सकता, विक्रम दांत पीसते हुए बुदबुदाया। लेकिन किडनैपर उस इलाके से वाकिफ थे। अचानक वैन ने एक खतरनाक मोड़ मोड़ लिया और पक्की सड़क छोड़कर उबड़ खाबड़ जंगली रास्ते पर उतर गई। विक्रम ने भी अपनी कार पीछे लगा दी, लेकिन धूल की गुब्बार और घने पेड़ों की वजह से वैन आंखों से ओझल होने लगी। कुछ ही मिनटों में जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ घना जंगल था। वैन कहीं गायब हो चुकी थी। विक्रम ने गुस्से में जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मार धत। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और फोन निकाला। सबसे पहले उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी गुड्डू को फोन लगाया। गुड्डू तुरंत अपनी टीम और बॉडीगार्ड को लेकर उस पुराने जंगल वाले रूट पर आ गया। चल, को किसी ने किडनैप कर लिया है। एक सफेद रंग की वैन है। मुझे वह वैन और उसमें बैठे हर आदमी जिंदा चाहिए। करीब 15-20 मिनट बाद 3 काली गाड़ियां धूल उड़ती हुई वहां पहुंची। गुड्डू गाड़ी से उतरा और दौड़ता हुआ विक्रम के पास आया। उसके हाथ हथियार से लैस बॉडीगार्ड की पूरी फौज थी। गुड्डू ने घबराते हुए, विक्की भाई क्या हुआ? ये सब अचानक कैसे? विक्रम की आंखों में अंगार थे। उसने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ वैन इसी रास्ते पर गायब हुई है। हाँ चलो, उसमें है। गुड्डू तुरंत बोला, भाई तो फिक्र मत कर, हम अभी जंगल छान मारेंगे। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, हम खुद ही उसे ढूंढ लेंगे और उन सालों को यहीं दफन कर देंगे। विक्रम ने ठंडी सांस ली और गुड्डू के कंधे पर हाथ रखा। गुड्डू बात को समझा। आंचल को अब तक ये नहीं पता था कि हम माफिया हैं। वो मुझे सिर्फ एक बिजनेस टाइकून मानती है। अगर हम अपने तरीके से काम करेंगे तो उसे शक हो जाएगा। और दूसरी बात, ये किडनैपर्स कोई मामूली चोर नहीं लग रहे हैं। आंचल की सुरक्षा सबसे ऊपर। पुलिस को इन्फॉर्म कर ताकि सरकारी रिकॉर्ड्स और नाकाबंदी का इस्तेमाल कर सके। इसमें हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। गुड्डू को बात समझ आ गई। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। आधे घंटे के अंदर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर आते ही फॉर्मेलिटी शुरू कर दी। मिस्टर रायचंद, ये सब कब हुआ? वैन का नंबर क्या था? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी एम्प्लॉय को ढूंढ लें। विक्रम ने इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए एक डरावनी मुस्कान दी। उसका लहजा ऐसा था, इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। विक्रम बोला, इंस्पेक्टर साहब, कोशिश नहीं, आपको उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आप मुझे और मेरे रसूख को अच्छे से जानते हैं, तो ये फालतू के सवाल छोड़िए और काम पर लग जाइए। मेरे आदमी अपने लेवल पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि मैंने आपको एक मौका दिया है कि आप कानूनी तौर पर ये काम करें। अगर मेरे आदमियों ने उन्हें पहले ढूंढ लिया तो फिर कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाया। जी मिस्टर रायचंद, हम समझ गए। पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना जर्जर और अंधेरा कमरा, हवा में सीलन की बदबू थी। आंचल एक पुरानी लकड़ी की फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी, लेकिन कमरा इतना अंधेरा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ और पैर मोटी रस्सियों से बंधे हुए थे। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सियों ने उसकी खाल खींच ली। उसके मुंह से एक हल्की कराह निकली। तभी उसे बाहर से भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। वो डर गई। उसे याद आया कि कैसे उसे जबरदस्ती वैन में डाला गया था। उसने सोचा, अगर ये लोग मुझे देख लेंगे कि मैं होश में हूँ तो पता नहीं क्या करेंगे। वह तुरंत वापस फर्श पर वैसे ही लेट गई जैसे बेहोश थी। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। 2 लंबे चौड़े आदमी अंदर आए। उसमें से एक दीवार पर लगा पुराना स्विच दबाया। एक पीला बल्ब जल उठा
जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। पहला आदमी बोला, देखिए तो अभी भी मरी पड़ी है, इतना दवा सुंघाई है कि कल तक होश नहीं आएगा। दूसरा आदमी हंसा, चल भाई, हमें क्या, हम तो बस पहरा देना है, बाहर चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, वैसे भी मालिक कल सुबह ही आएंगे, उन्हें क्या घंटा पता चलेगा कि इसे कुछ खाया है या नहीं। वो दोनों बाहर निकल गए और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। बाहरी लोहे की जंजीर गिरने की आवाज आई। आंचल ने धीरे से अपनी आंख खोली। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने सोचा, मालिक कौन, कौन मालिक, और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उसे रोने के बजाय हिम्मत जुटाने का फैसला किया। वह उठी और घसीटते हुए कमरे के कोने को देखने लगी। उसके दीवार के पास कांच की एक टूटी हुई बोतल दिखी। शायद किसी ने पीकर वहां फोड़ी होगी। आंचल ने बड़ी मुश्किल से उस बोतल के एक नुकीले टुकड़े को अपनी उंगलियों से पकड़ा। उसने अपने हाथों की रस्सियों को कांच पर रगड़ना शुरू किया। हाथ पीछे बंधे होने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। कांच उसके हाथों में चुभ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। करीब आधा घंटे की मेहनत के बाद रस्सियां ढीली हुई और कट गई। हाथ आजाद होते ही तुरंत अपने पैरों की रस्सियां खोली। खड़ी हुई, पर कमजोरी की वजह से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने दरवाजा धक्का दिया, पर वो बाहर से बंद था। उसने खिड़की तलाशी करी, पर कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। डर और बेबसी में उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो दरवाजे के पीछे फर्श पर बैठ गई और भगवान को याद करने लगी। थकान और सदमे की वजह से वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे के दरारें को अंदर आ रही थी। अचानक जंजीर हटने की आवाज से आंचल की नींद खुली। वो बिजली की फुर्ती से खड़ी हुई और दरवाजे के ठीक पीछे दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला, वही दो आदमी अंदर आए, सीधे उस जगह की तरफ बढ़े जहां कल आंचल लेटी हुई थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, आंचल बाहर की तरफ भागी और पलक झपकते ही बाहर से कुंडी चढ़ा दी। अंदर के शोर मचाने लगे। ओए, ये क्या हुआ, दरवाजा किसने बंद किया, अबे खोल। दूसरा आदमी पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अबे ओए, लड़की गायब है, वो हमें बंद करके भाग गई। दरवाजा तोड़ साले, वरना मालिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आंचल बाहर बरामदे में थी। वह बदहवास होकर भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। मुख्य गेट बाहर से किसी भारी ताले से बंद था। वह चारों तरफ देखने लगी। घर बहुत पुराना था और जंगल के बीचों बीच था। भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे बहुत ऊंची एक छोटी सी वेंटिलेशन वाली खिड़की दिखी। पास ही एक लड़की की पुरानी सीढ़ी पड़ी थी। आंचल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी सीढ़ियों को घसीटा और दीवार के सहारे खड़ा किया। सीढ़ी बहुत कमजोर थी, लग रहा था कि अभी टूट जाएगी, लेकिन आंचल के पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, खिड़की खोली, उसने नीचे देखा। ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और नीचे कंटीली झाड़ियां थी। उसका सिर चकराने लगा। क्या मैं यहाँ से कूद पाऊंगी? वह खिड़की के दहलीज पर बैठ गई, खुद के मानसिक रूप से तैयार करने लगी। उसी वक्त अंदर का दरवाजा टूटने का जोरदार आवाज आई। दोनों आदमी बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि सीढ़ी खिड़की पर लगी है। वो रही ऊपर। एक चिल्लाए। आंचल डर गई और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी, कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, एक आदमी उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। आंचल जमीन पर गिरी। इससे पहले कि वो उठ पाती, एक आदमी पूरी ताकत से उसे गाल पर तमाचा जड़ा। चटाक, आंचल का सिर घूमा, उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। जब दोबारा आंचल की आंख खुली तो मंजर बदल चुका था। इस बार वो उसे एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठाकर लोहे की पतली रस्सियों से बांधा गया था। रस्सियां इतनी टाइट थी कि उसके हाथ और कंधों पर नीले निशान पड़ने लगे थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। वही आदमी उसके सामने खड़ा होकर सिगरेट पीट रहा था। उसने धुआं आंचल के चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, बहुत होशियार बनती है ना, भाग रही थी, हमें बंद कर दिया था, ये ले अपनी होशियारी का फल। उसने उसके जख्मों को
और दबाया। आंचल दर्द से तड़प उठी। वहीं तभी दूसरा आदमी आया और उसने बोला, ए टिल्लू, इस पर नजर रख, मालिक का फोन आया था, वो बस पहुंचने ही वाले हैं, मुझे कुछ जरूरी सामान लेने शहर जाना है। टिल्लू जो सिगरेट पी रहा था वो बोला, जा जा, तू फिक्र मत कर, अब ये कहीं नहीं जाएगी, अब तो ये सीधे मालिक की बाहों में ही जाएगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आंचल का दिल डूबने लगा। मालिक की बाहें, ये क्या कह रहे हैं? कौन है वो शख्स जिसने मुझे यहाँ लाने की ये इतनी बड़ी साजिश रची? 2.5 दिन बीत चुके थे। विक्रम की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसने न कुछ खाया था न सोया था। पुलिस की टीम भी थक चुकी थी। विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा था। गुड्डू बगल वाली सीट पर था। विक्रम का गुस्सा खामोश नफरत में बदल चुका था। उसने अपनी मुट्ठी डैशबोर्ड पर मारी। 2.5 दिन हो गए हैं गुड्डू, 2.5 दिन। मेरे सैकड़ों आदमी जंगल में है, पुलिस यहाँ है, फिर भी एक लड़की का पता नहीं चल रहा है। क्या फायदा इस माफिया पावर का जब मैं एक मासूम को नहीं बचा पा रहा? गुड्डू ने धीरे से पूछा, विक्की भाई, एक बात पूछूं क्या? तुझे उस लड़की में सच में प्यार हो गया है? क्योंकि मैंने तुझे कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं देखा। विक्रम कुछ पल के लिए खामोश रहा। उसने खिड़की के बाहर देखा और भारी आवाज में बोला, प्यार नहीं गुड्डू, ये माफिया विक्रम प्यार नहीं कर सकता। मेरी दुनिया में प्यार की कोई जगह नहीं, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरे साथ उस दिन बाहर आई थी। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मेरी हार होगी। और विक्रम रायचंद हारना नहीं जानता। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी एक पेड़ के पास गिरी। वो पत्तों के बीच कुछ चमक रहा था। विक्रम की नजर चील जैसी थी। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। भाई क्या हुआ? गुड्डू भी पीछे पीछे भागा। विक्रम एक घनी झाड़ी के पास झुका। वो मिट्टी में एक छोटा सा सुंदर सा इयररिंग झुमका पड़ा था। विक्रम ने उसे उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और राहत के आंसू एक साथ आ गए। ये आंचल कहाँ है? विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। गुड्डू ने चौंक कर पूछा, भाई तुझे कैसे पता? बहुत से इयररिंग एक जैसे होते हैं। विक्रम ने उस झुमके को अपनी हथेली पर रखा, क्योंकि उस दिन मीटिंग के दौरान जब वो फाइल देख रही थी, मैंने गौर किया था कि उसने ये डिजाइन पहना है। मुझे 100% यकीन है ये आंचल का ही है। इसका मतलब वो इसी रास्ते से ले जाई गई है। विक्रम ने अपना फोन निकाला और दहाड़ते हुए अपने कमांडर को आदेश दिया, सबके सब अभी के अभी साउथ वेस्ट वाले टीले पर तरफ जाओ, हमें लोकेशन मिल गई है। पुलिस को भी मैसेज भेज दें, आज इस जंगल में किसी की चिता चलेगी। विक्रम के हाथ में आंचल का झुमका इतनी जोर से भींचा जैसे उसे वादा कर रहा कि बस वो पहुंचने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों,